नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा क्रैश कोर्स का ये क्लास नंबर 7 करने वाले 6 तारीख को आपका एग्जाम है। टाइम कम बचा है, जो भी टाइम बचा है उसमें अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। 3 या 4 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा आपका ये जो 500 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स है ये मैं कंप्लीट कर दूं। 5 तारीख को मैंने डिसाइड किया कि आप सभी से बात करने के लिए कि एग्जाम कैसे देना, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो मैं डिटेल से बनाऊंगा। और 5 तारीख को शाम को लाइव आके सभी लोग बातें करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से कैसे क्या करना है, तैयारी कैसी है आपकी, और वो मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा जिससे अच्छे से आप जाके एग्जाम दे पाओ, ठीक है। बीएड प्रवेश परीक्षा क्रैश कोर्स का अंतिम दिन, अंतिम 10 दिन का ये आपका रिवीजन चल रहा है। भारत का संविधान का ये क्लास नंबर 7 है, जियोग्राफी का भी 7 है, हिस्ट्री का भी 7 है, करंट अफेयर्स का भी 7 है, ठीक है। सब में मिला के चारों में 500 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। चलिए, और इन 500 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कहीं से लेके आ गए हम। 500 क्वेश्चन में आपने देखा शुरू से अंत तक पूरी चीजों को समेटने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का आइकन क्लिक कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। आगे आपको यूपीटी प्लस पेट की भी तैयारी करनी है, इसके लिए अब आपको बने रहना है, ठीक। चलिए, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, बीच बीच में लाइव आके मोटिवेट करना या फिर सारी चीज़ों को कैसे करना है। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आऊँगा, तो इसके लिए आप लोग फॉलो जरूर कर लेना, @exam guru सुधीर सर्च करके, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज करके भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना मस्ट है आपको। इसके अलावा आपका ये टाइम टेबल अभी जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, खैर 2-3 दिन की बात है, उसके बाद पता नहीं आप मुझे याद करोगे कि नहीं, खैर देखा जाएगा। 6 तारीख के बाद कौन मुझे याद करता है, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो एक बार फिर से मुझे याद करोगे, और पेपर देके आओगे एक बार फिर से मुझे याद करोगे, ये तो पक्का है, ठीक है। चलो, इन क्रैश कोर्स से बात कर रहे हैं, इस जो रिवीजन ये चल रहा है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए, सब्सक्राइब कर लो बाबू, हैं, शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, है, अच्छा लगता है। चैनल की ग्रोथ एकदम से रुक गई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश का विधान है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का विधान है। इसका आंसर होगा कितने न्यायाधीश का विधान है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के, कमेंट करके आंसर देते रहिए सभी लोग, कमेंट करके आंसर देते रहिए सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश का विधान है। तो 30 यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 302, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय, किसके पास है। तो ये आपका संसद के पास है। किसके पास, संसद इनकी संख्या में वृद्धि कर सकता है। कौन, संसद, ठीक है, संसद। क्वेश्चन नंबर 303 की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या संसद। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये भी आपका राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 304 की बात करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है। सेवानिवृत्त क्या होती है, आयु क्या होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। बताइए। इसका आंसर क्या होगा। चलो, तो ये याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का 65 होता है, ठीक है। हाई कोर्ट का अगर जो बात करें तो 62 होता है, उच्चतम न्यायालय का 65 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 305 की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। इसका आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। 1,10,000, 2,20,000, 2,80,000 या 3 लाख रुपया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो ये याद रखिएगा, 2,80,000, कितना, 2,80,000 रुपया, ठीक है, 2,80,000, 2,80,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2,80,000।
क्वेश्चन नंबर 306 की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? जो अदर न्यायाधीश होते हैं उनको प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000। कितना? 2,50,000, ऑप्शन नंबर बी 2,50,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 307 की बात करें, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस बी.के. मुखर्जी। किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो यह हो जाएगा आपका जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 308 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 308 की बात कर लेते हैं। 308 क्या है? सेनानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेनानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका आंसर क्या होगा बताइए? सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के वकील कहाँ वकालत कर सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो याद रखिएगा, सेवानिवृत्ति के बाद ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 309, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में? बताइए, कमेंट करते रहिए आप सभी लोग। कमेंट्स आपके बहुत जरूरी है, याद रखना आप सभी लोग, याद रखना। जैसे ही आप 6 तारीख को एग्जाम देके आओगे, थके रहोगे, खूब सो लेना, टांग फैला फैला कर सोना, ठीक है, खा पी के सोना, पेट भर भर के सोना, ठीक है, एक थरिया खा के सोना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस 2 से 3 दिन या 4 दिन रेस्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख से यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करनी है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करनी है, ठीक है। पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। अगर जो आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्वालिफाई करते हो, आपने लेखपाल के बारे में सुना होगा, आपने ग्राम विकास अधिकारी के बारे में सुना होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी के बारे में सुना होगा। आप पहले पेट क्वालिफाई करोगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे, तभी आप ये सारे एग्जाम दे पाओगे। तो पेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो पेट के लिए तैयारी करेंगे, पेट के साथ साथ आपके टेट की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो पेट के साथ टेट की तैयारी दोनों हम करेंगे, ठीक है। उसी में हम कंबाइन कर देंगे, जो चीजें कंबाइन हो सकती हैं। तो आप लोग रेडी रहना, लेकिन ठीक है, जाना मत। देखते हैं कौन मुझे कितना मानता है, ठीक है, कौन मुझे कितना पसंद करता है। खैर, आप सभी लोग पसंद करते हो, अच्छा लगता है आप लोगों से, और मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा 6 तारीख के बाद आप भाग जाओगे ऐसे, ठीक है। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा सच में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 310 की बात करें। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्या आंसर होगा? स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। 311 की बात करें, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या व्यवहारिक? न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है भारत में? विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या व्यवहारिक? तो भारत में न्यायपालिका के स्वरूप की बात करें, एकीकृत है। कैसा? एकीकृत, ऑप्शन नंबर बी। 312 की बात करें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत के उच्चायुक्त, उच्चतम न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा भारत और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को, मामलों को किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 313 की बात करें, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे सलाह ले सकता है, किससे परामर्श ले सकता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो ये उच्चतम, सर्वोच्च न्यायालय। किससे? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, ऑप्शन नंबर डी। 314 की बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन की का अधिकार किसे होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे होता है? इसका आंसर क्या होगा? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय को होता है, ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय, ठीक। नेक्स्ट बात करें 315, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है? परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक या प्रारंभिक?
क्या आंसर होगा? केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या होता है? इसका आंसर वह क्या होगा भाई? सभी लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट आपके बहुत जरूरी है। लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही सही किए। प्रारंभिक ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 316 की बात करें, 316 है आपका जनहित याचिका दायर। जनहित याचिका बोलते हैं PIL, PIL, ठीक है, ठीक है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। जनहित याचिका दायर की जाती है, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों में, ठीक है। 317 सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के रिट या लेख जारी करने का अधिकार होता है? कितने तरह के रिट या लेख जारी करने का अधिकार होता है? सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के रिट या लेख जारी करने का अधिकार होता है? तो याद रखिएगा 5। कितने प्रकार के? 5। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 318 की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हीरालाल जे कानिया क्या होगा? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 319 की बात करें, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, चलिए, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की बात करें हीरालाल जे कानिया, और उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश की बात करें फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। 320 की बात करें, 320 की बात करें, भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? इसका आंसर क्या होगा? 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें 321, देश के 24 उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, किस वर्ष हुई थी? उन उच्च न्यायालय 1962, 1962, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 323 की बात करें, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या पांडिचेरी? ठीक है, तो दिल्ली का, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 324 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? ठीक है, जरूरी नहीं हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय हो, किसी और राज्य का सुनवाई किसी और न्यायालय से हो सकता है। तो किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम, ठीक है। क्या आंसर होगा? तो आपका मिजोरम इसका राइट आंसर होगा, मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 325, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? 1916, 1917, 1918, 1921? तो 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 326, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा? मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या बंबई उच्च न्यायालय? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 327 की बात करें, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें आगे, 328 की बात कर लेते हैं। 328 क्या है? भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, कहाँ आरंभ हुआ था? मद्रास, बंबई, बंबई, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मद्रास?
सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? आरंभ कहाँ से हुआ था? सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, ये बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में स्थापित हुआ था, ठीक है। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कब? 1862, ठीक है, 1862, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 329 की बात करें, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना किए गए थे? इसका आंसर क्या होगा? किसके अंतर्गत किए गए थे? तो याद रखिएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बंबई में 1862 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 330 की बात करें, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ये आपका बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा 331, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल, देहरादून, मसूरी या हरिद्वार? उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 332 की बात करें, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? दुमका, जमशेदपुर, रांची या हजारीबाग? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, ये रांची में, रांची में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 333 की बात करें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो ये आपका जबलपुर, कहाँ? मध्य प्रदेश, जबलपुर, ठीक है। भेड़ाघाट जलप्रपात भी आपका जबलपुर में स्थित है, ठीक है। खैर आगे चले, 334 की बात करें, दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय, नगर न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा, कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो याद रखना, ये कोई नहीं कर सकता, ये संसद के द्वारा कानून बना के ही हो सकता है। कौन? संसद के द्वारा कानून बना के ही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 335 की बात करें, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यपाल को या राज्य विधानमंडल को? तो ये किसी को नहीं प्राप्त है, ये संसद के द्वारा ही हो सकता है, संसद, ठीक है। और संसद का चरण आपको पता है, 3 चरण होंगे, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तभी आपका होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 336 की बात करें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या अपने राज्य के राज्यपाल को? क्या होगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रेसिडेंट को, या राष्ट्रपति? ऑप्शन नंबर है, राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए 337 की बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु, अधिकतम आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय 62। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? उच्चतम न्यायालय का पूछे तो 65। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का हमने 2,80,000 और 2,50,000 देखा था, और इसमें 2,50,000 और 2,25,000। जो मुख्य होंगे 2,50,000, जो अन्य होंगे 2,25,000, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चले, 339 की बात करें, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी, अन्ना चांडी, ऑप्शन नंबर ए, अन्ना चांडी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 340 की बात करें, उच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी हो गया। नेक्स्ट है 341, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की नियुक्ति किसमें निहित होती है? चलिए, तो ये होती है राज्यपाल में, ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति। नेक्स्ट, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष भी आपका राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर होता है। 343 की बात करें, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर डी। 344 राज्यपाल अपना त्यागपत्र किससे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा जल्दी जल्दी करके खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन आसान आसान है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो याद रखना ये प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 346 सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्य रूप से कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात, ज्यादातर कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं, लेकिन राज्य के राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 347 राज्यपाल में राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, राष्ट्रपति का। 348 की बात करें, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। और 350 की बात करें, राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए संसद द्वारा निश्चित समय के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। देखो जरूरी नहीं है वो 5 वर्षों के लिए हो, वो चुना जाता तो उसे हटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति बनाता है तो उसे हटा भी सकता है। तो कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो बना रह सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, ठीक है। चलो ये थी आज की क्लास, क्लास नंबर 7। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और इसी प्रकार से हम आपके साथ बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय